हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बेसेस एंड इट्स टाइप्स अर्थात क्षारक और इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एसिड और इसके टाइप्स और इसके प्रिपरेशन को देखा था, साथ ही साथ देखा था कि नॉन मेटल के ऑक्साइड अम्लीय क्यों होते हैं। आज हम लोग बेसिस के बारे में देखेंगे और इसको किस तरह से बांटा गया है उस चीज़ को देखेंगे। आइए समझते हैं कि बेसिस क्या होते हैं। जिस प्रकार से हम लोगों ने एसिड के बारे में पढ़ा था कि जो एसिड है वो स्वाद में खट्टे होते हैं जनरली, उसी प्रकार से बेसिस जो होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं। और जितने भी एसिड हैं, जिस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा था कि वो H+ आयन देते हैं अर्थात प्रोटॉन देते हैं, प्रोटॉन डोनर होते हैं, उसी प्रकार से बेसिस जो होते हैं वो हमें हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। OH- आयन, जिसे हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं, वो हमें देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, एक बेस है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब यह वाटर में डिजॉल्व होगा तो हमें सोडियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन हमें प्राप्त होगा। उसी प्रकार से एक बेस और लेते हैं, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। जब इसे वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो पोटेशियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन मिलेगा। उसी तरह से अगर रुबिडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो ये हमें रुबिडियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है। तो जनरली आप 10th लेवल में देखेंगे कि जितने भी बेसिस आप पढ़ेंगे, सभी के सभी बेसिस पानी में आयनाइज हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं और हमें क्या देते हैं, OH- आयन अर्थात हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। हालांकि यह डिफिनेशन सही नहीं है किसी भी बेस के लिए, क्योंकि आप हायर स्टडीज़ में देखेंगे कि कुछ बेसिस ऐसे हैं जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद वो OH- आयन नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें हम लोग बेसिस के कैटेगरी में रहते हैं। और आप आगे ये भी देखेंगे कि सारे के सारे बेसिस जो हैं वाटर सोल्यूबल नहीं होते हैं। कुछ बेसिस ऐसे हैं जो वाटर इनसोल्यूबल होते हैं। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा कि आपको 10th लेवल में उन्हीं बेसिस के बारे में पढ़ना है जो पानी में डिजॉल्व कर जाते हैं, चाहे कम मात्रा में चाहे ज़्यादा मात्रा में, या दूसरे शब्दों में कहें कि पानी में घुलने पर वो पूरी तरह से टूट जाते हैं, पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाते हैं, या थोड़ी मात्रा में डिसोसिएट होते हैं, लेकिन वो हमें OH- आयन देते ही देते हैं। तो दो प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा। पहला कि बेसिस जो हैं स्वाद में कड़वे होते हैं और जब ये पानी में डिजॉल्व होते हैं तो हमें OH- आयन अर्थात हाइड्रोक्साइड आयन प्राप्त होता है। तीसरा प्रॉपर्टी की बात करें तो तीसरा प्रॉपर्टी में बेसिस का जो नेचर है वो स्लिपरी नेचर के होते हैं। इनके ऊपर आपको फिसलन का एहसास होगा। जैसे साबुन है, उन्हें आप टच करेंगे तो आप फिसल सकते हैं। चौथी प्रॉपर्टी जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ को देखना है। आपने एसिड के केस में देखा था कि एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देते थे। हम लोगों ने इसको बार के ट्रिक से याद किया था। बेस के केस में क्या होगा, इसका जस्ट रिवर्स होगा, अर्थात जो रेड लिटमस है वो ब्लू लिटमस में कन्वर्ट हो जाएगा। किसके द्वारा? बेस के द्वारा। RBB, रेड लिटमस इज कन्वर्टेड टू ब्लू लिटमस बाय बेस। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, कभी कभी एग्जाम में इसको पूछा जाता है। आइए पांचवी प्रॉपर्टी को देखते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी में आप लोगों ने एसिड के बारे में क्या देखा था कि एसिड का जो pH वैल्यू है वो 7 से कम था, लेकिन बेस के केस में क्या होगा कि इसका जो pH वैल्यू होगा वो 7 से ज़्यादा होगा। इस चीज़ को हम लोग pH के बारे में डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एक चीज़ और यहाँ पे कभी कभी पूछा जाता है कि अगर कोई दो सॉल्यूशन है हमारे पास, सबसे पहली बात pH, कोई बेसिक सॉल्यूशन है pH उसका 13 है और एक बेसिक सॉल्यूशन है उसका pH अगर 8 है, तो इसमें स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा? तो जिसका pH आप देख सकते हैं ज़्यादा है उसे हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे। लेकिन एसिड के केस में इसका उल्टा होगा। अगर कोई एसिडिक सॉल्यूशन है उसका pH 1 है और कोई एक और एसिडिक सॉल्यूशन है उसका pH अगर 3 है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड जिसका pH 1 है वो कहलाएगा। हम लोग इसके बारे में डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आइए इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। अगला प्रॉपर्टी है कि कोई भी बेस अगर एसिड से ट्रीट करेगा, एसिड से रिएक्ट करेगा, तो हमें सॉल्ट और वाटर मिलेगा। अर्थात ये अपनी अपनी प्रॉपर्टी को न्यूट्रलाइज कर देंगे और सॉल्ट और वाटर देंगे। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास एक बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ में HCl है, दोनों आपस में रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? NaCl। इसका सोडियम और इसका क्लोराइड आपस में मिल जाएंगे और इसका हाइड्रोक्साइड और इसका हाइड्रोजन दोनों मिल करके वाटर बना लेंगे। तो इस तरह से दोनों ने क्या किया, एक दूसरे के प्रॉपर्टी को कैंसिल कर दिया, एक दूसरे के प्रॉपर्टी को न्यूट्रलाइज कर दिया और एक नया तरह का सब्सटेंस मिला। तो ये छठी प्रॉपर्टी हो गई। आते हैं सातवें प्रॉपर्टी की ओर। अभी पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने देखा था कि कोई एसिड है, जैसे मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जब इसे वाटर में डिजोल्व करते थे तो हमें H+ अर्थात जिसे हम लोग प्रोटॉन करते थे वो प्रोटॉन मिल रहा था, साथ में हमें क्लोराइड आयन मिल रहा था। तो जितने भी आपको एसिड दिख रहे हैं 10th लेवल में वो सारे क्या हैं, प्रोटॉन आपको देते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बेस के केस में ऐसा नहीं है। बेस जो होते हैं वो क्या कर रहे हैं, जब वाटर में डिजोल्व करते हैं तो हमें सोडियम आयन मिल रहा है, साथ में OH- आयन अर्थात हाइड्रोक्साइड आयन मिल रहा है।
तो ये हमें हाइड्रोक्साइड आयन दे रहे हैं, लेकिन एसिड जो होते हैं वो प्रोटॉन दे रहे हैं। एसिड जो होते हैं प्रोटॉन डोनर होते हैं, लेकिन जो बेस होते हैं वो हाइड्रोक्साइड आयन डोनर होते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें, जो बेस होते हैं वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अर्थात जो बेसेज हैं वो प्रोटॉन एक्सेप्टर हैं, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन जो एसिड हैं वो क्या करते हैं, प्रोटॉन को डोनेट करने वाले होते हैं। आइए इसके 8वें प्रॉपर्टी की ओर देखते हैं। 8वां प्रॉपर्टी जो है इसका एक्वस सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। जैसे कि अगर NaOH है उसे वाटर में डिजॉल्व कर दें तो ये हमें आयनों में टूट जाएगा ये, और ये इसका जो सॉल्यूशन है वो एक्वा सॉल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास आयन्स हैं, और किसी भी सॉल्यूशन में अगर करंट पास कराना हो तो आयनों की बहुत अधिक मात्रा में ज़रूरत पड़ती है। आते हैं इसके लास्ट प्रॉपर्टी की ओर। आप लोगों ने एसिड के बारे में पढ़ा था कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जो जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, जैसे कि कॉन्क H2SO4 है हमारे पास, तो ये काफ़ी ज़्यादा क्या था, कोरोसिव नेचर का था। स्किन में पड़ने पर स्किन जला देता था। लेकिन बेसिस की बात करें तो हमारे पास जो बेसिस हैं वो उतने ज़्यादा कोरोसिव नेचर के नहीं होते हैं कोरोसिव नेचर के, लेकिन वो माइल्ड कोरोसिव नेचर के होते हैं। इस प्रकार से आपने बेसिस के प्रॉपर्टी को देखा। आइए इसको रिकॉल करते हैं। पहली प्रॉपर्टी आपने देखा कि बेसिस जो होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं, पानी में घुलने पर OH माइनस आयन देते हैं, स्लिपरी होते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ पे ब्लू होगा। उसके बाद इनका pH जो है वो 7 से बड़ा होता है। एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, एक्वा सॉल्यूशन से करंट पास हो सकता है, और ज़्यादा कोरोसिव नेचर के नहीं होते हैं। यहाँ पे एक टर्म सीखना है हमें, अल्कलीज। वाट आर कॉल्ड अल्कलीज? अल्कलीज उन्हें कहते हैं, उन सारे बेसिस को कहते हैं जो पानी में घुल जाते हैं। तो जो वाटर सॉल्युबल बेसिस हैं, पानी में जो घुल जाते हैं, उन्हें अल्कलीज कहते हैं। तो जितने भी अल्कलीज हैं सारे के सारे बेस हैं, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे बेस पानी में घुलनशील हों। कुछ बेसेस ऐसे हैं जो पानी में नहीं घुलते हैं, तो जो पानी में नहीं घुलते हैं उन्हें नॉन अल्कलीज कहते हैं। तो यहाँ आपने एक चीज़ देखा कि जितने भी अल्कलीज हैं वो बेसेस हैं, लेकिन इसका रिवर्स उल्टा, इसका जो रिवर्स है वो सही नहीं है। अर्थात जितने भी बेसेस हैं वो अल्कली हों ये ज़रूरी नहीं है। अर्थात जितने भी बेसेस हैं वो पानी में घुल जाएँ ये ज़रूरी नहीं है। इस चीज़ को याद रखेंगे, कभी कभी इसको भी पूछ लिया जाता है। आइए अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स को समझते हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। LiOH लिथियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों साबुन में पाया जाता है। रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, RbOH, सीजियम हाइड्रोक्साइड, CSOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि सफ़ेदी करने के लिए इस्तेमाल होता है, लाइम वाटर जिसे कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जाना जाता है, घरों में सफ़ेदी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जाना जाता है। ये एंटासिड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पेट में अगर एसिडिटी हो जाए तो इसको दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से बेरियम हाइड्रोक्साइड है, BaOH का होल ट्वाइस। उसी तरह से फेरिक हाइड्रोक्साइड है, FeOH का होल 3। हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, NH4OH। हमारे पास एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, AlOH का होल 3। ये सारे के सारे बेसिस क्या होंगे, पानी में घुल जाएंगे और हमें क्या देंगे, OH माइनस आयन देंगे। सारे के सारे, अगर लिथियम टूट जाता है लिथियम हाइड्रोक्साइड तो Li+ में टूट जाएगा और साथ में हमें OH माइनस आयन मिलेगा। उसी तरह से सोडियम टूटेगा तो हमें सोडियम आयन Na+ और OH माइनस आयन मिलेगा। उसी तरह से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब टूटेगा पानी में तो पोटेशियम आयन में प्लस OH माइनस आयन में टूटेगा। उसी प्रकार से अगर सीजियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो ये सीजियम आयन में प्लस हाइड्रोक्साइड आयन में टूट जाएगा। उसी तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो Mg2+ में साथ में 2OH माइनस आयन देगा। तो आप क्या देख रहे हैं, बेसिकली सारे के सारे जो ये बेसेस हैं वो पानी में घुल करके हमें OH माइनस आयन दे रहे हैं। यहाँ पे एक बात और यहाँ पे सवाल उठ सकता है कि क्या ये जो बेसेस आपको दिख रहे हैं सारे के सारे एक ही एक्सटेंट में, एक ही मात्रा में OH माइनस आयन देंगे? अगर ये LiOH का अगर हम लोग 100 मॉलिक्यूल ले लिए, सपोज हमारे पास 100 मॉलिक्यूल है LiOH का, इसे अगर वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये Li+ में और OH माइनस आयन में टूटता है। तो अगर ये 100 मॉलिक्यूल है तो ये 100 मॉलिक्यूल देगा, ये भी 100 मॉलिक्यूल देगा क्या? ऐसा है क्या? ये भी इसी तरह से करेगा क्या? सारे के सारे जो बेसिस हैं क्या इसी तरह करेंगे? तो हमारा जवाब होगा नहीं। ये जो सारे बेसिस आपको दिख रहे हैं वो अलग अलग हद में, अलग अलग स्ट्रेंथ में, अलग अलग कंसंट्रेशन में डिसोसिएट होते हैं। मतलब किसी का डिसोसिएशन का पावर कम है, किसी का डिसोसिएशन का पावर ज़्यादा है। अर्थात वो पानी में जब घुलते हैं तो कोई ज़्यादा आयनाइज हो जाता है, कोई कम आयनाइज होता है। कोई कितना आयनाइज होगा, कितना नहीं आयनाइज होगा, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि किस तरह से उसके आयनाइजेशन को डिसाइड किया जाता है और किस तरह से उसका आयनाइजेशन जो है अफेक्टेड होता है दूसरे फैक्टर्स के।
अभी आपको बस इतना समझना है कि ये जितने भी आप बेसिस देख रहे हैं वो सारे के सारे पानी में घुलने पर हमें OH माइनस आयन देंगे। अब कोई हमें कम OH माइनस आयन देगा तो कोई हमें ज़्यादा देगा, कोई कम या कोई ज़्यादा क्यों देता है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन सारे के सारे हमें क्या देंगे, OH माइनस आयन देंगे, अर्थात कोई कम डिसोसिएट होगा, कोई कम आयनाइज होगा और कोई ज़्यादा आयनाइज हो जाएगा पानी में। जैसे कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, ये पानी में उतना ज़्यादा घुलनशील नहीं है तो इसकी हमें कम मात्रा हमें OH माइनस आयन की मात्रा मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अभी तक हम लोगों ने देखा कि बेसिस के क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, और बेसिस जो होते हैं वो पानी में घुलने पर हमें हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। कुछ बेसिस हमें ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देंगे तो कुछ बेसिस हमें कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देंगे। अब आइए देखते हैं कि इनका हम लोग बंटवारा किस तरह से करते हैं। बेसिस को दो बेसिस के आधार पर बंटवारा किया गया। पहला उनके स्ट्रेंथ के आधार पर और दूसरा उनके हाइड्रोक्सिसिटी या एसिडिटी के आधार पर। स्ट्रेंथ के आधार पर अगर बंटवारा करते हैं तो दो हमारे बंटवारे देखने को मिलते हैं। पहला स्ट्रॉन्ग बेसिस और दूसरा वीक बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेसिस उन बेसिस को कहते हैं जो पानी में पूरी तरह से कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं और हमें बहुत अधिक मात्रा में OH माइनस आयन मिलता है। OH माइनस आयन की कंसनट्रेशन बहुत अधिक रहेगी और ये पूरी तरह से पानी में डिसोसिएट हो जाएंगे, पूरी तरह से पानी में टूट करके OH माइनस आयन देंगे। वीक बेसिस में क्या होगा कि ये पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होते, पानी में आयनाइज नहीं होते हैं। ये इनका जो OH माइनस आयन जो देने की क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, इसलिए ये वीक नेचर के होते हैं, वीक बेस होते हैं। वीक इसलिए कह रहे हैं, बेस है तो हमें OH माइनस आयन देगा, और वीक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये OH माइनस आयन हमें कम दे रहा है। स्ट्रॉन्ग बेस क्यों कह रहे हैं, बेस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये हमें OH माइनस आयन दे रहा है पानी में घुलने पर, और स्ट्रॉन्ग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये हमें बहुत अधिक मात्रा में OH माइनस आयन दे रहा है, क्योंकि ये पूरी तरह से पानी में आयनाइज हो जाता है। दूसरा जो बंटवारा किया गया है वो उनकी हाइड्रोक्सिसिटी या एसिडिटी के आधार पर किया गया है। हाइड्रोक्सिसिटी या एसिडिटी से हमारा मतलब होता है कि कोई बेस कितना मात्रा में OH माइनस आयन दे रहा है। अगर कोई बेस हमें एक OH आयन दे रहा है, OH माइनस आयन दे रहा है पानी में घुलने पर, तो उसकी एसिडिटी एक कहलाएगी और उसका नाम होगा मोनो एसिडिक बेस। अगर कोई बेस हमें 2 OH माइनस आयन दे रहा है, 2 OH माइनस आयन दे रहा है पानी में घुलने पर, जैसे कि MgOH का होल ट्वाइस ये 2 H माइनस आयन देता है, तो उसे डाई एसिडिक बेस कहते हैं और उसकी एसिडिटी जो होगी वो 2 कहलाएगी। उसी तरह से अगर कोई हमें 3 OH माइनस आयन देता है तो उसे ट्राई एसिडिक बेस कहेंगे और उसकी एसिडिटी 3 हो जाएगी। आइए इसको थोड़ा और इलाबोरेट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोगों ने देखते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस अभी मैंने कहा कि ये पूरी तरह से वाटर में आयनाइज हो जाते हैं, कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं और हमें अधिक मात्रा में OH माइनस आयन मिलता है। जैसे कि लेते हैं ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे कि लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। मैं इसको फिर से लिखता हूँ। हमारे पास ग्रुप 1 के एलिमेंट लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। जब इनका हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं NaOH, KOH, RbOH, CSOH, और जब इनको हम लोग वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये पूरी तरह से क्या होते हैं, आयनाइज हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा आयनाइज ये सीजियम हाइड्रोक्साइड है वो होगा। जो बेस का जो स्ट्रेंथ है इस तरह से बढ़ता चला जाता है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस हमारा CSOH होगा। सबसे वीक बेस की बात करें तो LiOH होगा। ये ज़्यादा आयनाइज नहीं होगा, ज़्यादा मात्रा में OH माइनस आयन नहीं देगा। लेकिन अगर इसकी बात करें तो इसके जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि ये ज़्यादा मात्रा में टूट करके ज़्यादा OH माइनस आयन देगा। तो हमारा जो स्ट्रेंथ की बात करें, स्ट्रॉन्गनेस की बात करें तो सीजियम हाइड्रोक्साइड सबसे ज़्यादा है, फिर रुबिडियम आएगा, फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड और सबसे लास्ट में हमारा लिथियम हाइड्रोक्साइड आएगा। तो जितने भी बेसेज जो वाटर में पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाते हैं और ज़्यादा मात्रा में OH माइनस आयन देते हैं, दैट आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेसिस। वहीं अगर दूसरे तरह के बेसिस की बात करें, वीक बेसिस, तो जैसे कि हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, तो जब ये वाटर में डिजॉल्व कराएंगे इसको तो हमें NH4 अमोनियम आयन और प्लस हाइड्रोक्साइड आयन में मिलेगा। तो यहाँ पे अब अगर हमारे पास 100 अमोनियम हाइड्रोक्साइड है या 1000 है तो हमें 1000 हाइड्रोक्साइड आयन नहीं मिलेगा, बल्कि इससे बहुत ही कम मात्रा में मिलेगा, 50 या 100 इस तरह से कुछ मिल सकता है हमें। तो जब बहुत कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन टूटते, अर्थात ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड पूरी तरह से नहीं टूटा पानी में, इसलिए इसकी जो OH माइनस आयन देने की मात्रा है वो काफ़ी कम आई, इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे, वीक बेस कहेंगे। अब आइए इसको दूसरा समझते हैं कि इसको एसिडिटी के आधार पर किस तरह से बांटा गया। जैसे कि हम लोग NaOH ले लें या KOH ले लें या RbOH ले लें। जब इन सब को पानी में डिजॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि जब NaOH पानी में डिजॉल्व होगा तो हमें क्या देगा, Na प्लस और साथ में OH माइनस देगा। जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टूटेगा तो K प्लस और OH माइनस आयन देगा। जब रुबिडियम हाइड्रोक्साइड टूटेगा तो K प्लस
और OH माइनस आयन देगा। तो सारे के सारे हमें क्या दे रहे हैं, एक एक OH माइनस आयन दे रहे हैं, एक हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है। तो जो भी बेस हमें एक हाइड्रोक्साइड आयन देगा उसे हम लोग मोनो एसिडिक बेस कहेंगे, मोनो एसिडिक बेस कहेंगे, और इनकी एसिडिटी एक होगी। उसी प्रकार से अगर डाई एसिडिक बेस की बात करें, जैसे कि MgOH का होल ट्वाइस है, CaOH का होल ट्वाइस है, जब इनको पानी में डिजॉल्व करेंगे, वाटर में डिजॉल्व करेंगे, तो MgOH का होल ट्वाइस Mg2+ में, साथ में साथ 2OH माइनस आयन में टूट जाएगा। उसी प्रकार से अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो कैल्शियम 2+ में और 2OH माइनस आयन में टूट जाएगा। तो ये चूँकि हमें 2OH माइनस आयन दे रहे हैं, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, डाई एसिडिक बेस, या इनकी जो एसिडिटी होगी वो 2 कहलाएगी। उसी तरह से अगर ट्राई एसिडिक बेस की बात करें, जैसे कि हमारे पास फेरिक हाइड्रोक्साइड है, जब इसे वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो Fe3+ आयन और 3 OH आयन हमें प्राप्त होगा। तो चूँकि हमें 3 OH आयन प्राप्त हो रहा है, इसलिए जो FeOH का होल 3 है वो ट्राई एसिडिक बेस या पॉली एसिडिक बेस कहलाएगा। पॉली का मतलब होता है मोर देन 2, जो 2 से ज़्यादा हो। तो यहाँ पे 2 से ज़्यादा दिख रहे हैं हमें OH माइनस आयन, इसलिए ट्राई एसिडिक बेस भी इसे कह सकते हैं या पॉली एसिडिक बेस भी इसे कह सकते हैं। और इसकी एसिडिटी कितनी कहलाएगी, 3 कहलाएगी। इस प्रकार से आपने बेस के फिजिकल प्रॉपर्टी को देखा, उसके बंटवारे को देखा। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर किसी तरह का दिक्कत हो, डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स फॉर फर्दर न्यू वीडियोज़। थैंक यू।